हेलो डियर। आज का वीडियो अपन वीडियो नंबर 36 होने वाला है। थ्योरी और कंसेप्ट का वीडियो नंबर 36 है। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप सभी को कि देखिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा है देखते हैं, अच्छी बात है, बट आपको मैं कोर चीज़ें बताऊँ, सबसे बेस्ट चीज़ें बताऊँ जो हर कोई स्टूडेंट के लिए बेहतर है, वो है आपका थ्योरी और कंसेप्ट। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप एमसीक्यू देखेंगे, कहीं देखेंगे कुछ और, कहीं देखेंगे कुछ और आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। लेकिन आपका कोर सब्जेक्ट मजबूत है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे और थ्योरी पर पकड़ रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ जाएंगे और बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। 36 नंबर का यहाँ पे थ्योरिकल और कंसेप्ट का वीडियो है। अभी तक मैं 35 तक करा चुका हूँ और सभी वीडियो 15-20 मिनट 25 मिनट का होता है। अगर इतना दिन से लोग अगर लेक्चर देखे होंगे, बहुत सारे चीज़ों को मैंने बताया है, बहुत सारे चीज़ों का, ठीक है, कंटिन्यूटी में। तो चलिए करते हैं शुरू। कहता है एक्लेम्पसिया के दौरों को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दवाई दी जाती है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्लेम्पसिया होता क्या है। ठीक है, एक्लेम्पसिया देखिए, एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया से पहले का जो लक्षण होता है वो प्री एक्लेम्पसिया कहलाता है। भाई एक्लेम्पसिया है क्या? तो देखिए, प्री एक्लेम्पसिया के अगर लक्षण में दौरा आने लगे मरीज को तो वो जो है बन जाता है एक्लेम्पसिया। अगर दौरा नहीं है तो वो रहेगा प्री एक्लेम्पसिया, यानी एक्लेम्पसिया से पहले। अब कहेंगे प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है? तो देखिए, फेस में, हाथ में सूजन आना, एडिमा होना, पहला लक्षण। दूसरा है रक्तचाप बढ़ना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तीसरा है यूरिन में प्रोटीन आना, यानी प्रोटीन यूरिया। ये तीन महत्वपूर्ण लक्षण हैं, सूजन, सूजन, रक्तचाप बढ़ना और यहाँ पे प्रोटीन यूरिया। ठीक है ना, ये तीन लक्षण प्री एक्लेम्पसिया का है। लेकिन इन तीनों लक्षण के साथ में अगर मरीज को दौरा आने लगे, सीजर आने लगे, तो वह बन जाता है एक्लेम्पसिया। दोनों समझ गए? चलिए, और इन दौरा को कम करने के लिए MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट मेडिसिन इंजेक्शन दी जाती है। अब मैग्नीशियम सल्फेट का जो रोग निवारक स्तर है, यानी जो एक डोज देना चाहिए जो बीमारी को निवारण कर सके, उसका जो स्तर है, ठीक है, वो आपके रक्त में 4 से 7 MEG पर लीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मिली पर इक्विवेलेंट ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले भाग में आरोपित इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले भाग में आरोपित इम्प्लांट हो जाता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा नली के आंतरिक भाग को आंशिक या पार्शियली या पूर्ण रूप से ढक देता है। उसे प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, यूट्रस यहाँ पे जो है मैं बता दूँ, यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। अब यूट्रस में नीचे खुला होता है द्वार और ये सर्विक्स के साथ अटैच होता है, सर्विक्स के साथ। ठीक है, अब ये जो सर्विक्स से यहाँ पे अटैच है, प्लेसेंटा नॉर्मली ऊपर में है, इधर या इधर या इधर या इधर ऊपर वाले भाग में अटैच होना चाहिए यूट्रस के साथ में प्लेसेंटा को। लेकिन ए प्लेसेंटा ऐसे अटैच नहीं होकर यह निचले भाग में ऐसे या ऐसे अटैच हो जाता है, निचले भाग में यूट्रस के, जिससे सर्विक्स का जो द्वार होता है और यूट्रस का जो द्वार होता है उसको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ढक देता है। ठीक है, यानी ये यूट्रस है यहाँ पे और सर्विक्स का द्वार यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आ जाएगा, अगर पूरा आ जाएगा प्लेसेंटा तो पूरा ढक देगा, अगर इधर से रहेगा तो इधर से पूरा ढक देगा। और आंशिक कहने का मतलब है कि हल्का ढकेगा तो हल्का इधर से या इधर से, मतलब कहीं ना कहीं नीचे प्लेसेंटा आ जाएगा, यूट्रस के इम्प्लांट हो जाएगा, तो वह जो है क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा प्रेविया कहलाएगा। ठीक है, चलिए, गर्भाशय के 28वें सप्ताह में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने को APH यानी प्रसव पूर्व रक्तस्राव, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, APH कहते हैं। कब? 28 सप्ताह से पहले होने वाले रक्तस्राव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसव पूर्व रक्तस्राव को निदान, डायग्नोसिस पता करने के लिए USG करते हैं। अगर हमें जानना है कि PPH क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करवाते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा
कि क्या अंदर में अप्रा जो है प्लेसेंटा प्रेविया बन चुका है यानी निचले भाग में आरोपित है, या प्लेसेंटा दीवार को छोड़ चुका है, पृथक हो चुका है, ठीक है, यूट्रस के साथ। तो इन सब मामले में ब्लीडिंग होगा तो यूएसजी से पता चलता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासोनोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए, गर्भाशय से समय से पूर्व प्लेसेंटा का अलग होना एवरपीटो प्लेसेंटा कहलाता है। अभी मैंने बताया कि जैसे ये अपन यूट्रस है, यूट्रस के साथ प्लेसेंटा लगा है, लेकिन समय से पहले अगर प्लेसेंटा यूट्रस के दीवार को छोड़ देता है, जिससे भयंकर ब्लीडिंग भी होता है प्रसव से पहले, लेबर से पहले, तो इसे हम लोग प्लेसेंटा जो है क्या कहते हैं, एवरपीटो प्लेसेंटा कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। पूर्व अवधि पर भ्रूण के फेफड़ों को मजबूती देने के लिए बीटा मेथासोन दी जाती है। कहता है समय से पूर्व अगर बच्चा जन्म ले लिया है, तो चूंकि बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया है तो उसका सब चीज़ इमेच्योर रहेगा, अपरिपक्व रहेगा, तो उस अपरिपक्व को फेफड़ा को मजबूती देने के लिए बीटा मेथासोन दिया जाता है, जो कि एक क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। गर्भावस्था के समय जब हीमोग्लोबिन, ठीक है, HB10 GM प्रति DL से कम होता है तो यह एनीमिया के श्रेणी में आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली 10-11 से कम आ जाता है गर्भ अवस्था में, तो यह जो है एनीमिया के श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। आगे है लेशमैन टेस्ट, जो है एनीमिया के प्रकार को जानने के लिए किया जाता है। आपको मैंने पढ़ाया भी है। लेशमैन टेस्ट जो होता है यह आपके एनीमिया के प्रकार को पता जानने के लिए किया जाता है कि कौन से प्रकार का एनीमिया, क्या आयरन फॉलिक डिफिशियंसी है या फिर विटामिन B12 डिफिशियंसी है। तो अलग अलग जो एनीमिया होता है कौन किसका कमी से है, इस टाइप्स के पता लगता है। MCHC आयरन की कमी एनीमिया के लिए जो है करते हैं, ठीक है ना। MCHC जो है आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसके लिए करते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया गर्भ अवस्था में आयरन की कमी के कारण होता है। तो जो मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है गर्भ अवस्था में आयरन की कमी के कारण होता है, याद रखना है। सब क्वेश्चन अच्छा है। फॉलिक एसिड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गर्भ अवस्था में, 400 mg प्रति DL यानी 4 ग्राम जो है 4 GM प्रति डेली गर्भ अवस्था में दी जाती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि गर्भ अवस्था में आयरन कितना, फॉलिक एसिड कितना, ठीक है ना, ये सब प्रोटीन कितना, ये सब पूछता है। तो आप ध्यान में रखिए फॉलिक एसिड की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा होमोस्टेटिन और समान मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल मलोनेट फॉलेट की कमी बताता है। फॉलेट की कमी क्या बताता है, तो अगर ज़्यादा होमोसिस्टीन और समान मिथाइल मोनोलेट जो है अगर है तो वो फॉलेट की कमी को बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे मातृत्व हाइपरग्लाइसेमिया, मैटरनल हाइपर जो है यहाँ पे देख लीजिए हाइपर ग्लाइसेमिया, ठीक है ना, मैटरनल हाइपरग्लाइसेमिया गर्भ अवस्था में भ्रूण मैक्रोसोमा, फीटल मैक्रोसोमा होता है, ठीक है ना। तो मैटरनल हाइपर जो ग्लाइसेमिया होता है वो गर्भ अवस्था में भ्रूण मैक्रोसोमा होता है, ओके। आगे है हाइपोथायराइज्म में ल्यूगोल सिरप देते हैं। ल्यूगोल सिरप किस में देते हैं, हाइपोथायराइज्म में देते हैं। हाइपोथायराइज्म क्या होता है, तो थायराइड जो हार्मोन होता है वो जो है क्या होता है, कम सीक्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी में स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले जो लेबर होता है, नियमित गर्भाशय संकुचन के कारण सर्विक्स में बदलाव आता है। यह 37 सप्ताह में ही शुरू हो जाता है और 37 सप्ताह या इससे पूर्व जो जो लेबर होता है उसे प्री टर्म लेबर कहते हैं। इसमें समय से पहले ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और बच्चा समय से पहले ही हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं परिजल्पिता। परिजल्पिता मतलब होता है सरकम एस्टेंशियलिटी, ठीक है ना। सरकम एस्टेंशियलिटी जो होता है परिजल्पिता, इसमें रोगी अपने संवाद को शुरू तो करता है पर वह उसके अंत तक नहीं पहुंच पाता है और संवाद के बीच अन्य संवाद की ओर मुड़ जाता है। परिजल्पिता कहने का मतलब है सरकम एस्टेंशियलिटी। इसमें होता है कि जैसे मरीज जो है आपसे बात करना शुरू किया, लेकिन बात करते करते जो है आपसे
बात को खंडित कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया और किसी तीसरे से जो है किसी तीसरे की तरफ जो है वो मुड़ गया, और यही जो है होता है सरकमस्टेंशियलिटी, यानी परिजल्पिता, यानी बात को बीच में ही छोड़कर दूसरे तरफ मूव कर जाना। ओके, आगे है आइडिया ऑफ रेफरेंस। आइडिया ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो ये सब साइकोलॉजिकल है, ठीक है ना, ये सब साइकेट्रिक नर्सिंग का टर्म है, इसको आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में आप साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक क्वेश्चन तब तक आप नहीं बना पाएंगे जब तक आपको वर्ड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, आइडिया ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, इसमें रोगी को लगता है कि आसपास में बात करने वाले व्यक्ति मेरी ही बात कर रहे हैं। तो आइडिया और रेफरेंस में होता है, ये सब जो है साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो है एक प्रकार से घटना है। आइडिया ऑफ रेफरेंस में होता है कि जो रोगी इससे ग्रसित होते हैं उसको लगता है कि आसपास में कोई कहीं किसी से भी बात कर रहा है, लेकिन उसको लगेगा कि ये मेरे बारे में ही जो है लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा उसको लगेगा। देख लीजिए, डिजाव्यू जो है इसमें रोगी किसी व्यक्ति या स्थान को देखकर आभास करता है कि यह व्यक्ति या स्थान उसने पहले भी देखा है, जिसको डिजाव्यू जो होता है, डिजाव्यू एक ऐसा भ्रम होता है जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि मैंने पहले कभी इस जगह या इस व्यक्ति को देखा है, जबकि ये हकीकत नहीं होता है, हकीकत में ये रहता नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अक्सर लगता है कि हम तो कहीं इसको देखे हैं, ये जगह देखा देखा सा लग रहा है। तो ये एक डिजाव्यू है, एक प्रकार से भ्रम है, ठीक है। डिलेजन क्या होता है? भ्रांति, डिल्यूजन, इसमें रोगी भ्रम में होता है कि अन्य से अलग है, मेरे समान दुनिया में कोई नहीं है, सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, जो कि वास्तविकता से परे होते हैं। डेलूजन में, भ्रम में, भ्रांतियाँ जो होती है, इसमें व्यक्ति को ये भ्रम रहता है कि दुनिया में हम अकेले ही ऐसे हैं, हमें लोग जो है प्रशंसा करते हैं, हम अन्य से अलग हैं, हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, जो रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। अब बताइए, एक व्यक्ति के तरह अनेकों व्यक्ति हैं, उससे अच्छा व्यक्ति है, ठीक है ना, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, आपसे बेहतर कोई हो सकता है, ठीक है, और सब आपको ही प्रशंसा करे, तो ये तो उचित नहीं है। तो डेलूजन एक प्रकार के वास्तविकता से परे होता है, अलग होता है, ठीक है, डेलूजन हो गया। आगे बढ़ता हूँ, आगे है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया जो होता है यह मसल्स रेजिडेटी, पेशीय ऐंठन के कारण रोगी में भावनात्मक स्थिति, आँखों का चलाना, पोस्चर, आई मूवमेंट आदि समस्या देखी जा सकती है। देखिए, डिस्टोनिया एक प्रकार का मसल्स ऐंठन से संबंधित एक समस्या है, जिसमें व्यक्ति को मसल्स में ऐंठन के कारण व्यक्ति के भावनात्मक और स्थिति, आँखों का चलन आदि जो है समस्या देखा जा सकता है। डिस्टोनिया बेसिकली मसल्स रेजिडेटी है, पेशीय ऐंठन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इकोलेलिया, शब्दानुकरण क्या होता है? किसी के शब्द का अनुकरण करना, इकोलेलिया, ठीक है, संवाद के दौरान एक ही शब्द का बार बार उपयोग में लाना, इकोलेलिया, शब्द का अनुकरण करना, जैसे कोई अगर कुछ बोल दिया तो उसी के बात को बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना उसके शब्दों का, यही शब्द अनुकरण इकोलेलिया होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे है इकोपैरेक्सिया। इकोपैरेक्सिया जो होता है, इकोपैरेक्सिया बार बार एक ही सन स्थिति, पोस्चर, ठीक है, स्थिति में बढ़ना आगे की तरफ, ठीक है, बार बार जो है आप देखिए, बेसिकली इकोपैरेक्सिया जो होता है रिपीटेशन ऑफ, इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनोदर, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को नकल करना, जैसा वो चल रहा है, जैसा वो बैठ रहा है, जैसा उठ रहा है, जो कर रहा है, उसके बेसिकली जो है आपको बिहेवियर, उसके व्यवहार को जो है क्या करना, नकल करना, इकोपैरेक्सिया, शब्द का नकल करना, इकोलेलिया, ठीक है, तो याद रखना है। ओके, चलिए, अब आता है यूफोरिया। यूफोरिया जो होता है ये आपका प्रसन्नता, हैप्पीनेस की उच्च अवस्था होता है, हैप्पीनेस की हाई लेवल यूफोरिया कहलाता है, ठीक है। ग्रैंडियोज, ग्रैंडियोज क्या होता है माय डियर? आप लोग नाम सुने होंगे, मेनिया जब आप पढ़े होंगे तो उसमें एक लक्षण मेनिया का आता है, ग्रैंडियोसिटी, डेलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी भव्यता का भ्रम, महानता का भ्रम, ठीक है। तो एक ग्रैंडियोज जो होता है
अपने आप को एवं अपनी वस्तुतु को सर्वोत्तम मानना जो कि वास्तविक से परे होते हैं। तो जिसको ग्रैंडियोज होता है, डेलूजन ऑफ ग्रैंडियोज, ठीक है ना। तो इसमें होता यह है कि व्यक्ति को अपना और अपना वस्तु से बड़ा और अच्छा कुछ नहीं दिखता है। व्यक्ति को वो समझता है कि जो है हम ही है, जो है हमारा ही चीज़ें है, और ये एक प्रकार से सच्चाई से अलग होता है, वास्तविकता से अलग होता है। इसीलिए महानता का भ्रम, सच्चा का भ्रम ग्रैंडियोसिटी ऑफ डेल्यूजन कहलाता है। तो ये ग्रैंडियोज वही होता है। ओके, अब आ गया अपन हेलुसिनेशन, विभ्रम। विभ्रम, इसमें रोगी को बिना किसी बाहरी वस्तु के किसी वस्तु का होने का ज्ञान होता है। जैसे शरीर पर चींटियाँ चढ़ना जबकि वहाँ पे चींटी है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। हेलुसिनेशन में, विभ्रम में होता यह है कि इसमें रोगी को बिना किसी बाहरी वस्तु के किसी वस्तु के होने का ज्ञान होता है। देखिए, एक होगा कि कोई ना कोई वस्तु होगा लेकिन उसका गलत पहचान करेंगे, ठीक है, वो गलत पहचान करेंगे। और एक होगा कि जिसमें कुछ होगा ही नहीं लेकिन लगेगा कि है। देखिए, जैसे रोड पर हम चल रहे हैं, अचानक चलते चलते सामने जो है हमको एक रस्सी जो है दिखा, लेकिन रस्सी हमारे ऑटोमेटिक दिमाग में आया कि रस्सी नहीं, सांप है, डर गए। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे रस्सी है लेकिन आप गलत पहचान कर गए, आइडेंटिफाई गलत कर गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन फिर भी लगा कि हाँ कुछ है, महसूस हो रहा है कि कुछ है। तो ये आपका हो गया विभ्रम की स्थिति। उसी प्रकार से शरीर पर चींटियाँ चलना, जो कि शरीर पर चींटी है नहीं लेकिन महसूस हो रहा है चींटी चल रहा है, तो एक प्रकार से हेलुसिनेशन, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ कुछ हो ही नहीं बिल्कुल और फिर भी होने का प्रतीत हो, हेलुसिनेशन। और जहाँ कुछ न कुछ हो लेकिन उसका गलत पहचान करे तो वो अलग सिस्टम, ठीक है। देखिए, अब आया एलूजन, भ्रम। इसमें रोगी को किसी वस्तु का गलत ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे रस्सी को सांप समझना। अभी बताया ना कि रस्सी है मतलब कुछ न कुछ है लेकिन उसका गलत पहचान कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, दोनों में डिफरेंस। अब आता है अपन यहाँ पे इनसाइट, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है इनसाइट, यानी अपने अंदर चीज़ों को, अपने अंदरूनी चीज़ों को, अपने बारे में ज्ञान होना। इसमें रोगी को अपने अंतर्दृष्टि होती है एवं वह इस बात को स्वीकारता है कि वह बीमार है। अंतर्दृष्टि का मतलब बेसिकली अपने आप को समझना, अपने अंदर के चीज़ों को समझना, यही अंतर्दृष्टि होता है। अगर आप अपने वास्तविकता चीज़ों को नहीं स्वीकार रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आप मानसिक रोग से ग्रसित हैं, ठीक है। तो इनसाइट एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने अंदर के चीज़ों को कितना ज़्यादा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग के लिए और आगे बढ़ते हैं थ्योरिकल में। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का मतलब है, देख लीजिए, ऑटोक्लेव यानी ऑटोक्लेव करना स्टरलाइजेशन की सबसे विश्वसनीय विधि है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऑटोक्लेव किसका एग्जाम्पल है, डिसइंफेक्ट का है, स्टरलाइजेशन का है, फॉमिगेशन का है, या इनमें से किसी का नहीं है। तो ऑटोक्लेव किसका एक महत्वपूर्ण जो है आपका विधि है, स्टरलाइजेशन का। आपको पता होगा स्टरलाइजेशन पूर्ण रूप से किसी भी सतह से लेकर जड़ तक, स्पोर तक जो है सूक्ष्मजीव को नष्ट करता है, जबकि जो डिसइंफेक्ट होता है यह कंप्लीटली रूप से स्पोर सहित किसी भी सूक्ष्मजीव को नष्ट नहीं कर पाता है। यही दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडिया को ऑटोक्लेव विधि से स्टरलाइज किया जाता है। जो कल्चर मीडिया होता है उसको ऑटोक्लेव विधि से हम लोग स्टरलाइज करते हैं। विब्रियो कोलेरा कोमा के आकार का जीवाणु है, याद रखिएगा। विब्रियो कोलेरा, ठीक है, याद रखिएगा। जो कोलेरा पैदा करता है हैजा, वो कोमा के आकार का जो है जीवाणु है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। क्लोस्ट्रेडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रेडियम देख लीजिए, बोइजिलम एक स्पोर बनाने वाला गतिहीन कैप्सूल युक्त जीवाणु है जो फूड पॉइजनिंग करता है। तो क्लोस्ट्रेडियम ब्यूजिलम जो है यह स्पोर बनाने वाला एक गतिहीन कैप्सूल के युक्त जीवाणु है जो फूड पॉइजनिंग करता है, यानी भोजन को क्या करता है, विषाक्तता करता है। बैसिलरी डिसेंट्री सामान्यतः सिंगेला के द्वारा होता है। जो बैसिलरी डिसेंट्री है यह सिंगेला के द्वारा होता है, याद रखना है, ये सब याद रखना है। साल्मोनेला टाइफी
टाइफाइड फीवर जो है उत्पन्न करता है, टाइफाइड फीवर। विडाल टेस्ट टाइफाइड ज्वर के लिए विशेष नैदानिक जांच है। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस एक समान त्वचा पर रहने वाला कॉमेंशनल है, लेकिन यह अवसर जो है पाकर प्रोस्थेटिक हृदय वाल्व, इंट्रापेरिटोनियल कैथेटर जो सेप्टिसिमिया और तीव्र एनकोकार्डाइटिस भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस एक समान त्वचा पर रहने वाला जीवाणु है, ठीक है, लेकिन यह अक्सर जो है क्या होता है, अवसर पाकर प्रोस्थेटिक हृदय वाल्व, इंट्रापेरिटोनियल कैथेटर जो कि सेप्टिसिमिया और तीव्र एनकोकार्डाइटिस भी कर सकता है। यानी यह एक ऐसा जीव है जो हमारे त्वचा पे रह रहा है। कौन? स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस त्वचा पे रह रहा है, लेकिन देखेगा जैसे ही इसको अवसर मिलेगा यह हमें जो है क्या करेगा, सेप्टिसिमिया और सबक्यूटेनियस इंडोकार्डाइटिस जो है यानी आपके हृदय को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। सेप्टिसिमिया के साथ साथ हृदय को भी जो है ये अवसर पाते ही प्रभावित करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है लेप्रोसी को हेंसेन भी कहा जाता है। ट्रेपेनोमा पेलिडम सिफिलिस का एक रोग कारक एजेंट है। ये सब महत्वपूर्ण है, फंसते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सिफिलिस के निदान के लिए जो है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी जांच की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा VDRL। कॉक्सिला वर्नेंटी क्यू फीवर का कारक एजेंट है। कॉक्सिला वर्नेंटी क्यू फीवर का कारक है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहली तिमाही की गर्भवती माता को रूबेला का संक्रमण गर्भस्थ की मृत्यु या बच्चे में जन्मजात विकार उत्पन्न कर सकता है। रूबेला गर्भ के दौरान अगर बच्चा में होता है तो काफ़ी खतरनाक होता है। वह बच्चे को मृत्यु या अगर बच्चा जन्म लेगा तो वह जन्मजात विकार से युक्त जन्म लेगा। तो रूबेला संक्रमण काफ़ी गर्भ के दौरान नुकसान भी पहुँचाता है, ठीक है। टीसी यानी देख लीजिए, टीसी मक्खी, सैंड फ्लाई, सोने के रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, को फैलाती है जो ट्रेपिनोसोमा ब्रुसेई के कारण होता है। माय डियर, टीसी जिसे हम लोग टीसी मक्खी जो होता है वह सोने के रोग, स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है, ठीक है, जो ट्रेपिनोसोमा ब्रुसेई के कारण होता है। इसको ध्यान में रख लेना है। वेक्टर एक से दूसरे को रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। वेक्टर बोर्नी डिजीज जो होता है एक से दूसरे को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। फाइलेरियासिस बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के कारण होता है। फाइलेरिया जो होता है वो बुचेरियाई बेनक्रॉफ्टी के कारण होता है। आपसे एग्जाम में दे देगा फाइलेरिया इनमें से किसके कारण होता है, एक दे देगा बेनक्रॉफ्टी, एक दे देगा आपको मदा एनीफ्लीज, एक देगा सैंड फ्लाई और एक कुछ दे देगा उनमें से मारना रहेगा। तो जो फाइलेरिया होता है बेसिकली वो बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी के कारण होता है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो फाइनली हम विदा लेते हैं और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने आपको कराया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।